Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन और जो टॉपिक है आपका ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन में क्या होता है, सिस्टम ऑफ बॉडीज है अपने पास, कुछ बॉडीज है उनका एक सिस्टम है और जो बॉडीज है उनका मोशन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रेंट है। एक बॉडी मोशन करती है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी बॉडी है वो भी मोशन करती है, ठीक है। मतलब एक बॉडी के मोशन पे दूसरी बॉडी का इफेक्ट पड़ता है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, बंधा हुआ मोशन है इनका आपस में। तो मैं यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं, एक बार आप देख लें क्या है। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इसमें क्या है, द इक्वेशंस शोइंग द रिलेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ बॉडीज। कुछ बॉडीज का एक सिस्टम है और उसमें हमने कुछ इक्वेशंस बनाई है मोशन की, जो इन विच मोशन इज कंस्ट्रेन्ड बाय द अदर्स। मोशन ऑफ वन बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड बाय द अदर। मोशन ऑफ वन बॉडी और लिख लेंगे यहां पे, मोशन ऑफ वन इज कंस्ट्रेन्ड बाय अदर्स मोशन आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है, बहुत इजीली आप सीख जाओगे। तो पहले देखिए इसमें कई तरह के कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको बनाने हैं, जैसे एक तो जनरल कंस्ट्रेंट है, फिर पुली कंस्ट्रेंट है, फिर वेज कंस्ट्रेंट है और पुली और वेज दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले जनरल कंस्ट्रेंट रिलेशन की। तो जनरल कंस्ट्रेंट रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए इसके लिए क्या याद रखना है आपको। For a rigid body, for a rigid body or inextensible string, all points, बॉडी में यहां पे रॉड लिख लेंगे आप, ठीक है। फॉर ए रिजिड रॉड या फिर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रिंग मस्ट हैव सेम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along its length। जैसे मैं समझाता हूं आपको, देखिए एग्जांपल के तौर पे आप समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, एक रॉड है बड़ी सी, ठीक है। आपके पास एक बड़ी सी रॉड है। अब इसमें दो पॉइंट्स है, आप ध्यान से देखना। इसमें क्या है, एक पॉइंट आपने मान लिया A और एक पॉइंट रॉड का मान लिया आपने B। अब ये पॉइंट जो है, मान लो आपका जो मोशन कर रहा है ये कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और यहां पर जो एंगल है आपका ये है थीटा। क्या है भाई, थीटा, रॉड की लेंथ के अलोंग। दूसरा जो आपके पास पॉइंट है ये इस तरह से मोशन कर रहा है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है मोशन, लाइक दिस, ठीक है। और जो आपका यहां पर एंगल बन रहा है रॉड की एक्सिस के अलोंग, ये मान लीजिए रॉड की एक्सिस हो गई ना, ये इस तरह से यहां पर जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए बन रहा है आपका अल्फा, और ये वेलोसिटी है v2। तो v1 और v2 के बीच क्या रिलेशन आएगा ये आपको देखना है। तो मैंने अभी क्या लिखा है ऊपर कि जितने भी पॉइंट्स हैं किसी रॉड पर, उन सभी का उसकी लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो सेम आना चाहिए, क्योंकि भाई रिजिड बॉडी है तो इसकी लेंथ में तो कोई चेंज हो नहीं सकता। अब अगर इसकी लेंथ नहीं बदल रही है तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ये वाला पॉइंट भी इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी। मतलब जो आपके पास रिजिड रॉड है इनकी शेप नहीं बदलेगी। ये धीमे चलता है और ये तेज चलता है अपनी लेंथ के लॉन्ग, तो भाई ये क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा, इसकी लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है v2 की लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा वो, और जो v1 का लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा वो अगर सेम नहीं हुए तो क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज होगा, या तो इसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी।
अब चूंकि रिजिड बॉडी है यानी इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो उस केस में क्या होता है, दोनों पॉइंट्स का जो वेलोसिटी है अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड, देखिए मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको कंपोनेंट लेना है, एक तो ये वाला जो उसकी लेंथ के अलोंग है, तो अगर ये v2 है तो ये क्या आ जाएगा v2 cos अल्फा, ये अगर v1 है तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा v1 cos थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, यहां से क्या आ जाएगा v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v2 cos अल्फा, ये क्या है components of velocities of points along the length of rod, यानी जो इसका कंपोनेंट है इसकी लेंथ के लॉन्ग और जो इसका कंपोनेंट है इसकी लेंथ के लॉन्ग, वो आपको बराबर दिखाना है। दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो बराबर है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, वो घुमा सकता है बॉडी को, वो बराबर है कि नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन ये 100% बराबर होंगे, वरना इसकी जो लेंथ है वो बदल जाएगी। तो ये आपका यहां पर बन गया रिलेशन, इस वाले केस में ऐसे बनता है, तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। एक का मोशन दूसरे के मोशन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, इनके जो वेलोसिटीज है उनके बीच इस तरह से रिलेशन बनेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करता हूं, आप देखें ध्यान से, वैल्यू लेके सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। चलिए तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। भाई न्यूमेरिकल में क्या है, आपके पास यहां पर एक रॉड दी हुई है, ये आपकी रिजिड रॉड है। कैसी रॉड है, रिजिड रॉड है, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या है, इसके दो पॉइंट्स हैं, यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए आपको दे रखा हो A, यहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है मान लीजिए B। इसकी जो वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो एंगल ये बना रही है फ्रॉम द परपेंडिकुलर ऑफ रॉड ये 53 डिग्री का है, ये वेलोसिटी है पॉइंट A की। अब पॉइंट B की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है v2, और ये जो एंगल बना रही है विद द रॉड ये आपको दे रखा है 37 डिग्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ v2 आपको पता करना है, इसमें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v2, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैंने आपको कहा था आपको जो वेलोसिटीज हैं उनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो लेंथ के अलोंग कर लो आप और एक परपेंडिकुलर टू द लेंथ कर लो। अब देखिए अगर इस 10 सेंटीमीटर का इसके अलोंग देखूं परपेंडिकुलर के अलोंग तो आ जाएगा 10 cos 53, यहां पर देखिए कंपोनेंट तो 10 sin 53। अब अगर हम इसका देखें कंपोनेंट इस v2 का, तो v2 का जो लेंथ के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा v2 cos 37, और एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा v2 sin 37। अब कौन से कंपोनेंट सेम होने चाहिए, मैंने क्या बताया था, अलोंग द लेंथ, क्या क्या लिख देंगे, कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड मस्ट बी सेम, क्यों, एज its length can not be changed, क्योंकि रिजिड है, रिजिड का मतलब इसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा। तो कौन सा कंपोनेंट बराबर करना है लेंथ के लॉन्ग, एक तो कंपोनेंट ये और एक ये है आपका, तो हम बोलेंगे v2 cos 37 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 sin 53, 10 मल्टीप्लाई sin 53 होता है 3/5, v2 cos 37 होता है आपका 4/5, सॉरी sin 53 भी कितना होता है 4/5 भी होता है। sin 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5, तो v2 भी कितना आ जाएगा भाई यहां से 4/5 से 4/5 कट जाएगा, v2 आ गया 10 cos 37 और sin 53
दोनों की वैल्यू आती है 4/5 4/5। इस तरह से ट्राइंगल से निकाली जाती है। यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लो, ये लिख दो 3, ये लिख दो 4, ये लिख दो 5। यहाँ जो एंगल बनता है वो 37, यहाँ जो एंगल बनता है वो 53। इस तरह से होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। यानी करना क्या, कुल मिला के रॉड के लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है वो आपको सेम कर देना है। चलिए आप देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसमें क्या है भाई, एक रॉड है जो आपकी रखी हुई है इस तरह से, जैसे मैं फिगर में बना रहा हूं। ये एक वॉल है, फ्रिक्शनलेस वॉल है। ये आपका फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ठीक है। आपकी एक रॉड है और जो रॉड है वो कुछ इस तरह से रखी हुई है, लाइक दिस। ये आपकी रॉड है, ठीक है भाई। यहां जो एंगल ये बना रही है, ये मान लीजिए बना रही है 53 डिग्री का। ये कुछ और मान सकते हो अपनी मर्जी से, 60 डिग्री मान लेते हैं, हर बार 60 डिग्री मान लिया मैंने। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, सभी सरफेसेस क्या है भाई आपकी, सभी सरफेसेस आपकी स्मूथ हैं, कोई फ्रिक्शन कहीं भी है नहीं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अगर ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ आ रहा हो, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये इसका नाम ए है, यहां पर एक पॉइंट है बी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपका क्वेश्चन भाई। देखो अब ये चूंकि इससे टिका हुआ है, इस सरफेस से टिका हुआ है, तो इसके सारे नीचे आएगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा पॉइंट ऐसा। इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v। क्या मान लेते हैं भाई, v। और ये आपका दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना बन जाएगा, ये 90। यहां पर ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई, 30 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस रॉड को यहां पे अलग से बना लूं इस तरह से, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है ये तो आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से, और ये वाला जो हिस्सा ये चल रहा है इधर, ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर होगी बात। यहां जो एंगल बन रहा है ये आपका बन रहा है 60 डिग्री, और यहां जो एंगल बन रहा है पीछे की तरफ, यहां पर ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। भाई यही तो है। अब मैंने कहा था कंपोनेंट करने होते हैं अलोंग द लेंथ। अगर हम यहां पर एक कंपोनेंट लेते हैं इसका v का, तो ये आ जाएगा v cos 60, और एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें इसका लेंथ के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ये अगर 30 है तो ये भी क्या रहेगा, 30 रहेगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस 30। अरे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो कितना जाएगा, 2 इंटू कॉस 30। अब अलोंग द लेंथ देखो, एक कंपोनेंट ये वाला है और एक कंपोनेंट v cos 60 है, तो क्या आ जाएगा v cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 30। 2 इंटू कॉस 30, तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा भाई, v cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 2 इंटू √3/2। ये 2 से 2 कट गया, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका हो गया ये आंसर। बात समझ आ गई भाई। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनमें क्या होगी, स्ट्रिंग ले लेंगे। तो स्ट्रिंग की भी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ को हम बदल नहीं सकते, जो खिंचती ना हो, ऐसी स्ट्रिंग आपको लेनी है ना, जिसकी लेंथ चेंज ना होती हो। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हम ले लेंगे।
अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, यहां पर आपके पास सरफेस है, ये आपके पास एक पुली है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक रोप है, स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से जा रही है इसके ऊपर से, और यहां से आके यहां पर एक मास है, मास है कितना मान लेते हैं m है, ठीक है भाई। यहां पर भी आपके पास एक ब्लॉक है, और ये वाला जो ब्लॉक है, देखिए सभी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन अभी आपको लेना नहीं है जब तक फ्रिक्शन चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा, है ना। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, ये मान लीजिए आपका आ रहा है v स्पीड से इस डायरेक्शन में, यहां और कहीं भी आप इस जगह मान लीजिए आपका एंगल दे रखा है थीटा, है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, इसका मास मान लेते हैं m1 और इसका मास मान लेते हैं m2। m2 ब्लॉक अगर v स्पीड से चल रहा है और ये एंगल थीटा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m2। देखिए इसका एक और तरीका होता है, टेंशन एक्सेलरेशन रिलेशन से भी हम इसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी थोड़ी देर पीछे। पहले आपको ये समझना है ये कैसे करना है, ये तो बिल्कुल आसान था। अब आपके पास जो रोप है, देखिए रोप ये तो है जो बना रखी है हमने रोप, तो रोप की लेंथ के अलोंग आपको कंपोनेंट करना है हमेशा, रोप की लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो आपको देखना है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो सेम नहीं हुआ तो होगा ये कि रोप की लेंथ बदल जाएगी, और रोप की लेंथ चूंकि बदल नहीं सकती इसलिए वो सेम होना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो एक कंपोनेंट तो लेना है आपको, क्या देखिए रोप, ये तो भाई अगर ये इधर चलेगा तो ये तो ऊपर चलेगा तो कंफर्म है, तो इसकी स्पीड को मान लेते हैं v1, क्या मान लेते हैं v1, तो हमें v के टर्म्स में निकालनी है v1, तो इसकी स्पीड को अगर हम v1 मानते हैं तो लेंथ के अलोंग है, इसके तो कंपोनेंट करने नहीं आपको। अब देखिए ये जो वेलोसिटी v है, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं इधर, तो ये इसका एक कंपोनेंट आएगा लेंथ के अलोंग, और एक आएगा लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये v है और यहाँ थीटा है, अगर ये थीटा है तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा बन जाएगा। ये जो आएगी आपके पास आ जाएगी v cos थीटा, और ये जो आएगी आपके पास आ जाएगी v sin थीटा। अब इस v का वो कंपोनेंट जो रोप की लेंथ के अलोंग है वो कौन सा है, v cos थीटा। इस बॉडी का ब्लॉक m2 का जो कंपोनेंट है अपने पास, वेलोसिटी इसकी v दे रखी है, तो कंपोनेंट दे रखा है थीटा एंगल पर, वो आ जाएगा v cos थीटा, जो इसकी रोप की लेंथ के अलोंग है। तो मैंने कहा था लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है उन्हें आप सेम कर दोगे हमेशा, तो यहां से क्या आ जाएगा v cos थीटा इज इक्वल टू v1, खत्म, आंसर हो गया। तो v1 का आंसर क्या आ गया, सीधे सीधे v cos थीटा, कितना आ गया भाई v cos थीटा। चलिए तो ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अब, बस ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन खत्म। बिल्कुल छोटे छोटे आंसर होंगे, आपको वही बात समझनी जो मैंने आपको बताई। देखिए भाई आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना। इस क्वेश्चन में क्या आपके पास एक ब्लॉक m1 है, एक ब्लॉक m2, एक पुली ये रही, एक पुली ये रही, इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन है आपका, सेटअप मैंने कर दिया है। ब्लॉक m1 ऊपर की तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ब्लॉक a2 जो है इसका आपको एक्सीलरेशन पता करना है। क्या पता करना है भाई, इसका एक्सीलरेशन आपको पता करना है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक m2। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे एक नए मेथड से, और जो मेथड है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि मेथड क्या रहेगा, है ना। फॉर पुली ब्लॉक सिस्टम, फॉर पुली ब्लॉक सिस्टम अगर हम देखें तो वर्क डन बाय tension forces on the system will be zero।
वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होता है, सिग्मा टेंशन टी होता है मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्स लिख दें, बराबर आ जाएगा जीरो। भाई वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो क्यों, क्योंकि टेंशन क्या है, टेंशन आपकी इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स दोनों बॉडीज पे काम करेगी, इस पे काम करेगी तो भाई इस पे भी काम करेगी। तो टेंशन जो है वो आपस में, पूरे सिस्टम में जो टेंशन है वो आपस में कैंसिल हो जाती है। हर बॉडी को अगर हम शामिल कर लें तो नेट टेंशन जीरो हो जाएगी आपकी। तो वर्क डन जो टेंशन का आता है वो हमेशा जीरो आता है। आपको ध्यान रखना है सिग्मा टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। सिग्मा मतलब सभी का, जितनी भी बॉडी है सब पर ये अप्लाई करेंगे टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। टी वेक्टर क्या है, टेंशन, और एक्स वेक्टर क्या है, टेंशन इन रोप, है ना। एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक और बॉडी, ठीक है। जो भी जुड़ी इस पुलिस स्ट्रिंग से उनका डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास ये आ गया। अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो सिग्मा टी वेक्टर डॉट एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं, सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, या सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, या सिग्मा टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये सारे के सारे आपके वैलिड हैं। ये सारे के सारे क्या आपके पास वैलिड हैं जब भी आपको स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने पीछे आपको कराए थे अभी, उसको इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर जो होता है ना, पूरा आपको ध्यान रखना है, टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर या फिर टी वेक्टर डॉट ए, डॉट का मतलब होता है ये, मैं आपको बता दूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये भी ध्यान रखना है आपको, मैं वेक्टर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो ये पहले आप नोट कर लें, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको लिख दिया है अभी, ठीक है भाई। यहां पर जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है बॉडीज का, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जो वी वेक्टर है आपका, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे आपका जो ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको इस तरह से लगाना है। चलिए देखते हैं तो भाई किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको, है ना। अब देखिए सॉल्यूशन, अब इसको मैं कर देता हूं इरेज, है ना। ये सारी बातें तो मैंने आपको दी, बता सिखा दी, अब आप ध्यान से देखो। सॉल्यूशन देखिए, इसमें कैसे करना आपको टेंशन देखनी है पहले। टेंशन कैसे आएगी, यहां पर मान लीजिए आपकी टेंशन टी आ गई, तो यहां पर भी टेंशन क्या आती है, टी आती है, इधर टेंशन क्या आती है, टी आती है, इधर टेंशन क्या आती है, टी आती है। अब अगर किसी पुली को देखें, है ना, ये रोप अलग है और दूसरे वाली रोप अलग है, दो अलग अलग रोप अगर एक ही पुली से कनेक्ट होंगी तो उसकी दोनों तरफ टेंशन बराबर होती है, क्योंकि पुली क्या है, मासलेस है। सारी पुलिस क्या है, all pulleys and strings
आर लाइट, हल्की है मतलब मासलेस है। इधर टेंशन आएगी हमेशा डबल। अरे ये टी और ये टी मिलाकर पुली पे काम कर रही है, ये वाली टी और ये वाली टी पुली पर है, ये वाली टी ब्लॉक पर है, ये वाली टी जमीन पर है। तो अगर ये टी और ये टी इधर टू टी आएगा, अपने आप ध्यान रखना आपको, दोनों साइड क्या होती है टेंशन डबल हो जाती है। पुली की दोनों तरफ टेंशन क्या रहती है बराबर रहती है, इधर होगी जितनी उतनी उधर भी होनी चाहिए। इधर क्या आ जाएगा भाई टू टी, यहां क्या आ जाएगा टू टी और यहां क्या आ जाएगा टू टी। एक ही स्ट्रिंग है, अगर एक ही रोप है तो उसके हर पॉइंट पर सेम आती है टेंशन। जैसे ये एक रोप दिख रही है आपको पूरी, अगर ये एक ही रोप है तो ये टूटी है तो ये टूटी आएगा, फिर यहाँ भी हर पॉइंट पर सेम टेंशन। ये रोप अलग थी, ये वाली रोप, इसके हर पॉइंट पर सेम टेंशन। ये टी थी ये टी थी, तो पुली की दोनों तरफ टेंशन बराबर होती है तो टूटी इधर आ जाएगा अकेले। तो ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। इस वाले ब्लॉक को देखो, पहले इस वाले ब्लॉक को देखो। अब इस वाले ब्लॉक को देखें तो टेंशन किधर है, अगर हम M1 को ऑब्जर्व करें तो M1 पर टेंशन है ऊपर की तरफ और वो चल भी रहा है ऊपर की तरफ। A1 टेंशन 2T है, इस पर टेंशन कितनी है 2T है। तो अगर हम करते हैं, देखिए यहां पर जो एंगल है इनके बीच का वो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो 0 डिग्री, अपोजिट होंगी तो 1 डिग्री। इतना आपको याद रखना है बस केवल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2t और A1 cos 0, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें करना है t वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो t वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है भाई ta cos थीटा। तो यहां पर टेंशन क्या है, टेंशन थी आपकी 2t, एक्सेलरेशन था आपका A1 और एंगल था आपके पास 0। तो इसके लिए तो आ गया ये t डॉट a करूंगा तो ये आ गया आपके पास, है कि नहीं भाई। तो t डॉट a आ गया आपके पास। अब दूसरे वाले ब्लॉक को देखो, दूसरे वाले ब्लॉक को अगर हम देखें ये M2 को, तो M2 पर टेंशन काम कर रही है t ऊपर की तरफ और ये आ रहा है नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन है इसका। तो यहां पर अगर हम सिग्मा t डॉट a करेंगे तो t तो और a तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां जाएगा t इंटू A2 इंटू कॉस 180, है ना। और इन दोनों टी ए वेक्टर को आपको जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो फाइनली हो गया था सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब ऐड कर दो, सभी के टी डॉट ए निकाल के ऐड करने हैं आपको। तो पहला टी डॉट ए तो ये है 2ta1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको देखो प्लस, सिग्मा का मतलब प्लस हो गया, है ना। और इसको देखो टी A2 t इंटू A2 और यहाँ पर cos 180 की वैल्यू होती है -1 इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो 2ta1 माइनस t इंटू A2 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो तो 2a1 इज इक्वल टू आ जाएगा A2। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू आपके पास 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आ जाएगा A2। तो 4 इज इक्वल टू आ गया आपके पास A2। किस डायरेक्शन में आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। हो गया आंसर। अरे समझेगी नहीं भाई, यहाँ पर t डॉट a करूंगा इस जगह पे, तो यहाँ पर जो t डॉट a करके आएगा वो 2t इसकी टेंशन है, a1 इसका एक्सेलरेशन है। ये फॉर्मूला होता है t इंटू a इंटू कॉस थीटा, आपको ध्यान रखना है। टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, उनके बीच का एंगल क्या था cos 0। यहाँ पर टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे, तो एंगल जो बनेगा 180 का बन जाएगा, तो cos 180 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 0 के बराबर दिखा देना है हमेशा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन 2-4 और देख लेते हैं ताकि बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, है ना, बढ़िया तरह से। देखिए फिर मैं कॉम्प्लिकेट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस। अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि पहले बढ़िया तरह से हमको जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है कुछ पुलिस दे रखी है इस तरह से, यहां पर एक ब्लॉक है आपके पास, आपको यहां पर भी एक ब्लॉक दे रखा है और एक ब्लॉक यहां से कनेक्ट है, ये दे रखा है। ठीक है, 3 ब्लॉक्स है आपके पास। इस बार 3 ब्लॉक है आपके पास। ये हो गया आपके पास M1,
ये हो गया आपके पास M2, ये हो गया आपके पास M3। इस तरह से कनेक्ट है आपस में। अब आप ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। इसका जो एक्सीलरेशन है वो मैंने मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो इसका एक्सीलरेशन है ये मान लीजिए है नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 3। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक M3। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। पहले आप देखो रोप, ये देखो एक ही रोप आ रही है पूरी की पूरी। देखो ये यहाँ शुरू हुई, फिर घूम के आई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे घूम के, पूरी की पूरी रोप एक ही है। टेंशन यहाँ टी होगी तो यहाँ टी होगी, फिर यहाँ टी होगी तो यहाँ भी टी होगी। रोप वही है, टी चलता रहेगा हमेशा। ये टी तो ये टी, ये टी तो ये भी आपका टी। अब देखिए इस पुली को ध्यान से देखो, इस पुली के एक टी यहाँ पर और एक टी यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2t। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2t। बात समझ आ गई। अब देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है मुझे नहीं पता किस तरफ आने वाला है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये हमें नहीं पता है किस तरफ आने वाला है। तो आप क्या करोगे भाई, जो इसका एक्सेलरेशन आप किधर भी मान लो। अगर आपने गलती से उल्टा मान लिया तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो आप समझ जाना आपने उल्टा मान लिया था। ठीक है, अगर आपका आंसर प्लस में आ गया तो आपने डायरेक्शन मानी है वो सही मानी है। अगर आपने डायरेक्शन गलती से उल्टी मान ली तो आपका आंसर माइनस का आएगा, बस आएगी वैल्यू वही। तो माइनस का आंसर आते आप लिख दोगे, डायरेक्शन हमने मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में है हमारा एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर डायरेक्शन पहले से हम नहीं बता सकते, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा पता नहीं, दोनों हो सकता है नीचे, हो सकता है ऊपर जाए। तभी मैंने इसको मान लिया कि भाई ये ऊपर की तरफ चल रहा है A3 एक्सीलरेशन से। मैंने खुद ने मान लिया ऊपर चल रहा है A3 से। इसकी वैल्यू हम पता कर लेंगे अभी। अगर ये माइनस में आ गया डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, अगर ये प्लस में आ गया डायरेक्शन ऊपर ही रहेगी। ठीक है, चलिए देखें। तो अब अगर पहले वाले ब्लॉक को देखें तो टेंशन T है इस पे, और जो इसका एक्सीलरेशन है वो 2, दोनों सेम डायरेक्शन में। पहले वाले ब्लॉक को बनाओ, टेंशन T और एक्सीलरेशन कितना है 2। दूसरे वाले ब्लॉक को अगर हम देखें तो इस वाले ब्लॉक पे जो टेंशन है वो है ऊपर की तरफ 2t, और जो इसका एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम M3 वाले ब्लॉक की बात करें तो M3 वाले ब्लॉक पे टेंशन कितनी है भाई T, और जो एक्सीलरेशन इसका वो क्या है भाई A3। अब सिग्मा T इंटू करना है सभी के लिए, T डॉट वो करना है आपको TA cos थीटा। जो फॉर्मूला है वो क्या है T इंटू A इंटू cos थीटा, ये आपको अप्लाई करना है। तो T देखो कितना है T है, A कितना है 2 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में 0, तो cos 0। फिर आपको प्लस लगा देना है। अब इसको देखो 2t तो हो गया टेंशन, एक्सीलरेशन कितना है 3, और ध्यान से देखो ये नीचे ये ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन में cos 180 आ जाएगा। फिर प्लस करो, इसके लिए देखो टेंशन कितनी है T, एक्सीलरेशन कितना है A3, डायरेक्शन क्या मान लिया मैंने ऊपर ही मान लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या आ जाएगा 0 बराबर आपको 0 लिखना है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, T इंटू 2 प्लस 6 इंटू T, और इसकी वैल्यू होती है cos HOC की -1 प्लस T इंटू A3, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2T माइनस 6T प्लस T इंटू A3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा उधर जाके 4T इज इक्वल टू आ जाएगा T इंटू A3, T से T कट गया तो A3 इज इक्वल टू क्या आ गया भैया 4। अब देखिए 4 कैसा आ गया, 4 आ गया आपका पॉजिटिव। इसका मतलब डायरेक्शन जो मैंने मानी है वो सही मानी है। A3 का जो आंसर है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यही A3 माइनस का आता तो मैं बोलता कि भैया जो मैंने एक्सीलरेशन ऊपर माना है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखता। अगर माइनस का आएगा तो डायरेक्शन पलट के लिखनी है, प्लस का आएगा तो सेम लिखनी है जो आपने मानी, बस हो गया। ये होता है सिग्मा T इंटू करके, इस तरह से आपको सॉल्व करने थे। ठीक है, बात समझ आ गई। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरह के। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट फिगर देखते हैं। देख क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा होगा,
M1 M2 M3 तीन ब्लॉक और इस तरह का एक सिस्टम आपके पास जो मैंने बना दिया है, ठीक है। M1 की वेलोसिटी दे रखी है ऊपर की तरफ, M2 की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, नीचे की तरफ आपको M3 की वेलोसिटी पता करनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास M3, ये ब्लॉक M3 आप लिख सकते हो। देखिए जो फॉर्मूला सिग्मा टी इंटू ए था ना, तो अभी सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर भी जीरो आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो सेम है, जो एक्सेलरेशन के लिए है वही वेलोसिटी के लिए भी है, बस आपको टी से मल्टीप्लाई करना है। तो सिग्मा टी आ जाएगा आपके पास टी इंटू वी इंटू कॉस थीटा, सिग्मा का मतलब सभी को ऐड करना है, जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी के लिए, इज इक्वल टू जीरो। इससे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास। अब अगर मैं तीनों ब्लॉक्स को आपको बना के दिखाऊं, तो ब्लॉक जो M1 है, टेंशन देख लेते हैं भाई, टेंशन कैसे कैसे काम कर रही है। आपको टेंशन देखिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाले ब्लॉक से, है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वैसे आपकी मर्जी है। अगर मैं यहां से टेंशन स्टार्ट करता हूं तो ये हो गया आपके पास T, इधर आएगा आपके पास एक T, ठीक है, आएगा। अब मैंने कहा था कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए, टेंशन बराबर। अब अकेला अगर इधर टी है तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा भाई, ऊपर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, ये आ जाएगा आपके पास t/2, इधर आ जाएगा आपके पास t/2। समझे कि नहीं समझे भाई? इस पुली के इधर टेंशन टी है तो बाकी दोनों मिला के टी होना चाहिए, तो ये t/2 हो गया, t/2 मिला के टी हो गया, नीचे की तरफ टी हो गया, पुली आपके पास बैलेंस्ड है। इधर क्या आ जाएगा भाई आपके पास t/2। मासलेस पुली के दोनों तरफ फोर्स बराबर होता है, भले वो मूव करती हो, क्योंकि उसको मूव कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि उसके मास ही नहीं उसके पास। तो यहां पर भी क्या आएगा भाई, इस जगह पे t/2, क्योंकि वही रोप है ये। अब देखिए ये रोप यहाँ है, फिर घूम के यहाँ, फिर घूम के यहाँ, सेम रोप है, तो हर जगह t/2 टेंशन काम करेगी। इधर भी क्या आ जाएगा t/2, इधर भी क्या आ जाएगा भाई t/2, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पुली है इसकी तरफ, एक तरफ t/2, एक तरफ t/2, तो यहां क्या आना चाहिए भाई t, यहां क्या आना चाहिए आपके पास, यहां आना चाहिए आपके पास t। क्यों? क्योंकि ये पुली की इस तरफ टेंशन और पुली की, देखिए इस पुली पर अगर पुली को हम ध्यान से देखें तो ये, इस पुली को मैं अलग से बनाया है, समझाता हूं पहले बढ़िया तरह से। ये जो बीच वाली पुली है इसको आप ऐसे बना के देखो, तो एक धागा इस तरफ है, एक थ्रेड इस तरफ है, यहाँ पर t/2 दिखा रहा है टेंशन, यहाँ पे t/2 दिखा रहा है। ऊपर जो अकेला जाएगा वो t के बराबर, तभी तो बैलेंस होगा। ऊपर नीचे का फोर्स ये अकेला इन दोनों के बराबर होना चाहिए। पुली पे ऐसे ही होता है, पुली के ऊपर नीचे फोर्स हमेशा आपको बराबर कर देना है। ऐसे ही नीचे वाली पुली पर क्या था, मैंने यहाँ पर t था तो t/2 कर दिया था, तो ये हो गया t आपके पास, है ना। ये t है तो यहाँ से यहाँ तक एक ही रोप है आपके पास, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास t हो जाएगा, इधर से भी क्या आ जाएगा t आ जाएगा। यहाँ पर भी एक फोर्स दिखा दोगे आप चाहो तो, ये t है इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया आपके सारे फोर्सेस। अब ब्लॉक M1 की बात करूं तो ब्लॉक M1 पर एक फोर्स है ऊपर की तरफ T, समझे भाई, एक फोर्स है ऊपर की तरफ T, और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है भाई 2, वो भी किस तरफ, ऊपर की तरफ। अगर इस वाले ब्लॉक को देखा जाए, नीचे वाले ब्लॉक को देखा जाए भाई, नीचे वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें M2 की, तो M2 पर जो टेंशन है वो कितनी है, t/2 है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ, कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये थी 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अब अगर हम ब्लॉक M3 की बात करें तो उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, मुझे नहीं पता वो नीचे आएगी कि ऊपर आएगी, आप पहले से नहीं कर सकते डिसाइड, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, आप जहां मानना है मान सकते हो अपनी इच्छा से। मैंने इसको मान लिया भाई टेंशन इस पे इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v3 ऊपर की तरफ ही मान ली। अगर ये आंसर प्लस का है तो मैंने सही मान लिया, अगर ये माइनस का है तो बस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तीनों ब्लॉक्स जो हैं भाई, तीनों ब्लॉक के लिए आपको करना है। अब तीनों ब्लॉक के लिए करके देखते हैं, देखो इधर क्या आएगा। फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए t इंटू वी कॉस थीटा करना है, तो t और v दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो t इंटू 2 इंटू कॉस 0। फिर इस वाले ब्लॉक पे आ जाओ, प्लस लगाओ, इसकी टेंशन और इसका जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, टेंशन है कितनी t/2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 4 मल्टीप्लाई cos 180। अगर तीसरे वाले ब्लॉक को देखा जाए तो इसका जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी ऊपर की तरफ है, इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2t माइनस 2t,
प्लस टी इंटू वी थ्री इज इक्वल टू 0। 2t से 2t हो गया कैंसल, 2t से 2t क्या हो गया भाई कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू क्या, t इंटू वी थ्री। तो वी थ्री क्या आ जाएगा भाई आपके पास 0। यानी ब्लॉक थर्ड वाला मूव ही नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे रहेगा। ये दोनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे एक दूसरे को। ये जैसे मूव करेगा तो ये भी उसी हिसाब से मूव कर रहा है नीचे तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये वाला ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है इस केस में। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया जो मैंने आपको भी बताया। ये चलिए, तो ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा और कंप्लीट कर लेते हैं इसको, और एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो फिगर मैं आपका बना देता हूं, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन, उसमें टाइम लगता है थोड़ा भाई। तो नेक्स्ट फिगर मैंने आपका बना दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट फिगर, आप ध्यान से देख के बना लेंगे। अब ये M1 M2 M3 अपने पास 3 ब्लॉक्स है। मान लेते हैं जो M1 है ये ऊपर की तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और जो आपके पास ये वाला ब्लॉक है ये मान लीजिए नीचे आ रहा है, और ये आ रहा है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आपको M2 की वेलोसिटी पता करनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक M3। ये तो है आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया अभी। चलिए, अब टेंशन देखनी पड़ेगी, टेंशन कहां कहां काम कर रही है और कैसे कैसे काम कर रही है। टेंशन के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होती है, पुली के दोनों तरफ टेंशन बराबर दिखानी है, और एक ही रोप में हर जगह टेंशन आपको बराबर दिखानी है। अब रोप देखते हैं, रोप कौन सी सेम है। देखो ये रोप यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक सेम है। अगर यहां पर टेंशन टी दिखाता हूं तो यहां टेंशन टी आएगी, वही रोप घूम के यहां आ रही है तो यहां और यहां सेम टेंशन आएगी टी और टी। यही रोप घूम के यहां जा रही है तो टी इधर आएगा तो टी इधर भी आएगा। यही रोप घूम के यहां आ रही है तो टी इधर आएगा तो भैया टी इधर भी आएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर ये टी है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए टी बाई टू, और यहाँ होना चाहिए टी बाई टू, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होंगे। अब इस पुली के ऊपर अगर टी है, अगर इस पुली को देखें ध्यान से हम, ये वाली पुली को, तो इस वाली पुली पर एक टेंशन टी ऊपर काम कर रही है, दो ऐसे नीचे आ रहे, तो ये और ये टी बाई टू ये दोनों मिला के इसके बराबर हो जाएंगे, है ना? समझ आ गई बात? तो देखते हैं आगे फिर। इस तरह से आपकी टेंशन होगी जो मैंने आपको बता दी। अब इधर भी क्या आएगी भाई, टी बाई टू, है ना? अब देखिए ये रोप घूम के गई है फिर यहां पर, तो यहां भी क्या आ जाएगी भाई, टी बाई टू। फिर ये रोप घूम के यहां पर गई तो यहां भी क्या आ जाएगी, टी बाई टू। यहां भी क्या आ जाएगी, टी बाई टू। ठीक है, अब अगर इस वाली रोप, इस वाली पुली की बात करूं तो इसके ऊपर दो है, इधर टी बाई टू हो गया, इधर टी बाई टू हो गया, नीचे एक वायर जो आ रहा है इसमें क्या आ जाएगी भाई, टी आ जाएगी, इधर से भी क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। अरे समझ आ गई बात? तो इस तरह से आपको टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है पहले, ऐसे मैंने आपको बताया। इस पुली के दोनों तरफ टी बाई टू तो अकेले इधर टी हो जाएगी, एक ही वायर है पुली की तरफ, फोर्स हमेशा बराबर होता है पुली की दोनों तरफ। अब तीनों ब्लॉक को आप अलग अलग बना लो। ब्लॉक एक तो है आपके पास M1, टेंशन है T, जो इसकी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। एक ब्लॉक है आपके पास दूसरा जिसका नाम है M2, टेंशन कितनी है T। अच्छा, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं, जैसे बनाया वैसे मान लो, हमेशा टेंशन की तरफ ही माना करो। ये मान लिया मैंने, इसकी वेलोसिटी क्या भाई, v2 है, ये तो हमें निकालनी है। तीसरा वाला जो ब्लॉक है वो M3 है, अगर उसकी टेंशन देखी जाए तो उस पर टेंशन काम कर रही है T बाई टू, T इस पे T बाई टू इस पे चल रहा है, वो नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से। क्या कहते हो? अब देखिए आगे, इस वाले ब्लॉक के लिए अगर हम करें टी वी कॉस थीटा करना है, टी इंटू वी इंटू कॉस थीटा, तो टी वी कितना है 2 कॉस 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इसके लिए देखिए टी इंटू वी टू इंटू कॉस 0, प्लस इसके लिए देखिए टी बाई टू टेंशन हो गई, वेलोसिटी इसकी 4 हो गई, और माइनस 180 डिग्री, फिर ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो 2t प्लस टी इंटू वी टू, ये क्या हो गया भाई,
2t और -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू 0 लिखना होता है। तो यहाँ 2t माइनस 2t 0 प्लस t इंटू वीटी बराबर 0, तो v2 कितना आ गया 0। लो फिर से वेलोसिटी क्या आ गई 0 आ गई। हर बार 0 नहीं आएगी, मैं इत्तेफाक से वैल्यू ऐसी लेता हूँ कि 0 आ रही है, हर बार आपकी 0 नहीं आएगी। ये वैल्यूज इस तरह से ली गई है ताकि आंसर 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके मान लीजिए मैंने इसको 6 कर दिया, सेम क्वेश्चन में अगर इसको मैं 6 कर दूं इस वाले को, अब आंसर क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चेंज कर दूं बाद में, तो पिछला सॉल्यूशन तो हो गया। अगर ये 6 होता तो यहाँ क्या आता भैया, यहाँ आता आपके पास 6, यहाँ क्या आता, यहाँ आता 3, है ना, और ये -1, तो यहाँ क्या बचता, यहाँ बचता आपके पास -t प्लस t इंटू इधर चलते तो v कितना बचता, v बचता आपका 1। लीजिए, तो वैल्यू चेंज करने पर आंसर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो वैल्यू इस तरह से थी कि आंसर 0 आया था, 0 आंसर नहीं तो हर बार 0 याद कर लो आप, वो तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, देखते हैं उसमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन था क्या एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, इसमें क्या है, ये इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, तो आपको बताना है इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक m1, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया आपको भाई, सबसे पहले टेंशन माननी होती है, टेंशन मानो भाई। चलो इधर टेंशन मान ली t, यहाँ क्या आएगी t। देखिए ये रोक भूमि इधर गई तो यहाँ भी क्या आएगी t, इधर भी क्या आएगी t, फिर ये रोक भूमि इधर आई, इधर भी क्या आएगी t, इधर भी क्या आएगी t, इस तरह से। अब अगर इस पुली को देखें तो 2t इधर क्या आ जाएगा भैया, 2t इधर क्या आ जाएगा 2t, समझ गए बात। अब देखिए ध्यान से, अगर m2 की बात करूं, m2 का जो एक्सीलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टेंशन क्या है 2t। अगर बात m1 की जाए तो m1 पे t इधर काम कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन आपको मानना पड़ेगा। तो आएगा तो ऊपर की तरफ ही, तो कंफर्म दिख रहा है, इधर चलेगा तो ऊपर ही मूव करेगा, तो इसका एक्सीलरेशन मैंने मान लिया a ऊपर की तरफ। अब इसके लिए देखो, इसके लगाते हैं t cos थीटा। देखिए इसका t इधर है और इसका जो एक्सीलरेशन है वो इधर है, तो 2t इंटू 4 इंटू कॉस 180। जब भी t और a अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो cos 180 लेना है। यहां देखो प्लस लगाओ, इसका t ऊपर है और इसका एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो t इंटू a इंटू cos 0 इज इक्वल टू 0। तो 8t cos 180 माइनस का आ जाएगा, प्लस a इंटू टी इज इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका आंसर, ये भी नोट कर लें आप। देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह के, ताकि और बढ़िया तरह से बात समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, मैं एक बार क्वेश्चन बना दूं उसके बाद आपको दिखाता हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या भैया, आपके सामने फिगर बना दिया मैंने, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा है, तो आपको ब्लॉक m1 की स्पीड पता करनी है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m1, ठीक है भाई। इस तरह से है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, यहां टेंशन T, तो यहां टेंशन T, तो यहां भी टेंशन T और यहां भी टेंशन T। अब अगर हम पुली की बात करें, दोनों तरफ सेम होती है, तो यहां टेंशन 2T, यहां टेंशन 2T 2T 2T, ठीक है। अब अगर ये नीचे आएगा तो भैया कंफर्म बात है, ये ऊपर की तरफ चलेगा v स्पीड से, इंक्लाइन प्लेन पे। ये फिक्स्ड है आपका, इंक्लाइन प्लेन हिल नहीं सकता, ये फिक्स्ड है, इस तरह से मूव करेगा ये। अब अगर इस ब्लॉक की बात की जाए तो इस ब्लॉक का जो टेंशन है वो इस तरफ है, जो स्पीड है वो इस तरफ है, तो डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, कई बार बता दिया मैंने, 2t इंटू v इंटू cos 0। भाई टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसके लिए देखा जाए
तो वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर है। क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, किस तरफ मूव कर रहा है। तो ये t हो गया और ये हो गया 4, इसकी वेलोसिटी t मल्टीप्लाई 4, इस पे टेंशन t तो है m2 वाले पे। अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं तो m2 पर टेंशन t है, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अगर इसको देखूं m1 को, तो उस पे टेंशन 2t और इसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है v। तो इसके लिए तो ये हो गया, और इसके लिए देखें तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4t, यहां पर आ जाएगा 2t इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो t से t कट गया, v इज इक्वल टू आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया भाई? 2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई? चलिए, तो भैया इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है आपको, ठीक है, और जहां पर एक पुली है, उस पुली से एक रूट नीचे आती है, यहां पर भी एक पुली है आपके पास, यहां से एक ब्लॉक अटैच्ड है, ये जाकर ऊपर यहां पर फिक्स्ड है, बंधा हुआ है, और इससे यहां पर एक अपने पास आ रहा है ब्लॉक, वही रोप है ये पूरी, ठीक है, ये रोप एक ही है, रेड से ही कर देता हूं इसको ना, ये पूरी एक रोप है इस तरह से, जो मैंने आपको बना दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली ये फिगर है इसका। अब अगर हम बात कर ले, ये m2 है, इस बार इसको चला लेते हैं, तो हमने मान लिया भाई ये नीचे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी v पता करनी है, v आपको पता करनी है, ठीक है, v पता नहीं कितनी है। चलिए देखते हैं, तो टेंशन देख लेते हैं। टेंशन यहां मान लीजिए t, तो यहां आ जाएगी t, तो यहां आ जाएगी t, तो यहां आ जाएगी t, तो यहां भी t, तो यहां भी t, क्यों? एक ही रोप तो है पूरी। अब ये t और t है, तो यहां क्या आ जाएगी 2t, यहां क्या आ जाएगी 2t, ठीक है भाई। m2 को ध्यान से देखो, m2 को देखें तो उस पर एक टेंशन है ऊपर की तरफ 2t, उसकी जो वेलोसिटी है v, और अगर इसको देखें इंक्लाइंड प्लेन वाले को, तो उस पे टेंशन है t, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए, तो t इंटू 2 इंटू कॉस 180। इसके लिए देखें तो प्लस सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें, 2t इसकी टेंशन हो गई और v हो गई इसकी वेलोसिटी, इज इक्वल टू 0 करना होता है हमेशा, माइनस 2t प्लस 2t इंटू वी इज इक्वल टू 0, वी आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात? तो भाई इस तरह से आपका ये आ गया आंसर। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन, देखिए, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह के। ये मान लीजिए इस तरह से है, और ये मान लीजिए इस तरह से है। यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है, देखिए इसका दो तरीके, जो मैंने पहले सिखाया था उससे भी कर सकते हो आप, जो मैं अभी सिखा रहा हूं आप उससे भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। इस तरह से आपके पास ये m3 है, मान लीजिए ये जो ब्लॉक है ये इधर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। आपको इसकी स्पीड का पता करना है v कितनी आएगी, ठीक है। चलिए, t इसमें टेंशन, तो t यहां पर, तो t यहां पर, तो t यहां पर, इसमें टेंशन t आएगी, तो इसमें t आएगी, तो इसमें t आएगी, तो इसमें भी t ही तो आएगी। अरे बिल्कुल वही 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, वही मास मान ले, मास भी सेम मान लेते हैं, ये भी m है और ये भी क्या है भाई m है, इस तरह से। या आपको कुछ और मास है, इसको मान लेते हैं m2, अलग मान लेते हैं इसको, ये भी m है, ये भी m है, 1 मीटर पर सेकंड की तरह मूव कर रहा है, तो आपकी दोनों टेंशन क्या आ जाएंगे भाई, एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, आधा आधा मास आ गया। तो अगर इसको देखें, इस वाले ब्लॉक को, इसकी टेंशन किधर है, इधर, स्पीड इधर है इधर, तो t इंटू 1 इंटू कॉस 180, इसको देखो प्लस इसकी टेंशन इधर है, ये इधर है,
तो t इंटू 1 इंटू इसका भी cos 180 आ जाएगा। नीचे वाले को देखें तो 2t टेंशन है इस पर और ये चल भी ऊपर की तरफ रहा है, तो v इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 0। तो माइनस टी प्लस 2t इंटू वी इज इक्वल टू 0। वी आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। ये हो गया भैया आपका, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था अपने को। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का, फिर हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे कल इन्हीं पर, कंस्ट्रेंट रिलेशन पे। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था उसको इस मेथड से भी करके देख लेते हैं। आ जाइए, पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था, इस तरह का एक ब्लॉक था यहां पर, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह से अटैच है, ये आपकी सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक, इसका मान लीजिए मास m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है और ये मूव करेगा, ये मूव करता है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से करता है। सीधा करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, इसको तिरछा नहीं कर सकते क्योंकि एंगल हमें देना पड़ेगा। इस तरह से है ये, ठीक है भाई, ये इस तरह से लाइक दिस। अब जो एंगल आपको दे रखा है, यहां दे रखा है थीटा डिग्री। कितना दे रखा है भाई? थीटा डिग्री। आपको इसकी स्पीड भी पता करनी है, तो वही करेंगे, टेंशन वाले मेथड से करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें टेंशन मान लेते हैं ऊपर की तरफ T, तो यहां क्या आ जाएगा T, तो यहां क्या आ जाएगा T, तो यहां क्या आ जाएगा T। वही रूप है, सेम रूप में, सेम टेंशन एवरीवेयर। अब अगर इस वाले ब्लॉक को देखा जाए, तो टेंशन तो इधर काम कर रही है, जबकि आपकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये यहाँ पर टेंशन और ये वेलोसिटी दोनों वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल आएगा वो ये आएगा। कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा। कैसे आ जाएगा आप देख लो ध्यान से। ये एंगल थीटा है, 180 माइनस थीटा बचेगा पूरा। अरे ये जो एंगल आएगा वो कितना जाएगा? 180 माइनस थीटा। और इस वाले ब्लॉक के लिए देखा जाए तो इस वाले ब्लॉक के लिए टेंशन T है, वेलोसिटी V है। चलिए सॉल्व करते हैं। T इंटू cos 180 माइनस थीटा, सॉरी पहले 4 टेंशन मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई cos में दोनों के बीच का एंगल, तो cos 180 माइनस थीटा। अब देखते हैं इसको, प्लस T इंटू वी इंटू cos 0, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, यहां पर आता है आपका 0। ये तो आप जानते हो, सिग्मा T इंटू वी इंटू cos थीटा आपको 0 दिखाना होता है। इस तरह से आगे दोनों ब्लॉक्स के जितने ब्लॉक्स हैं सभी के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर यहां ध्यान से देखें तो 4 इंटू टी कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ये आपको भैया पता होना चाहिए। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आया कॉस, 180 पे कॉस होता नहीं है चेंज, तो आगे आपके पास माइनस 4 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा बराबर v इंटू टी, टी से टी कट गया तो v इज इक्वल टू आ गया आपके पास, तो माइनस में प्लस जाएगा। शिफ्ट भी कर दिया मैंने उस तरफ भी, डायरेक्ट एक लाइन कम कर दी है, तो 4 इंटू कॉस थीटा। अब अगर ये थीटा मान लेते हैं कितना है, ये थीटा मान लीजिए आपका दे रखा है आपको 60 डिग्री, तो आंसर क्या था? v इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस 60, तो 4 इंटू 1/2, v कितना आता? v आ जाता आपके पास 2। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो भाई ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से। सिग्मा टीवी cos थीटा, सिग्मा टीए cos थीटा या सिग्मा टीएक्स cos थीटा आपका 0 के बराबर होता है, क्योंकि टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है, उसके द्वारा किया गया वर्क हमेशा क्या आएगा? 0। अगर पूरे सिस्टम पे काउंट करते हैं तो अगर एक सिस्टम में कई बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, अगर सभी ब्लॉक्स की टेंशन और डिस्प्लेसमेंट को हम डॉट प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि नेट वर्क डन होगा। वो वर्क हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो अभी आपको रट लेना है, सिग्मा टीवी cos थीटा बराबर 0, सिग्मा टीए cos थीटा बराबर 0, सिग्मा टीएक्स cos थीटा बराबर 0। तीन फॉर्मूले में निकल कर आए सामने।
सिग्मा टी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सिग्मा टी वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सिग्मा टी एक्सीलरेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तीन मेन फॉर्मूले, तीनों आपको याद रखने हैं। किसी भी शेप में कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बस आपको टेंशन निकालनी आनी चाहिए। टेंशन के लिए अगर रोप एक ही है तो टेंशन एवरीवेयर ऑन द रोप थ्रू आउट द रोप क्या होती है, सेम। एक ही रोप पर टेंशन हर जगह सेम होती है। और अगर आपके पास कोई पुली है तो उसके तरफ दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर। इधर टी है, इधर टी है, इधर 2t हो जाएगा अपने आप। अगर पुली और स्ट्रिंग दोनों ही लाइट है या फिर मासलेस है तो उस केस में आपको यही करना होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस में जो स्ट्रिंग और पुलिस दी जाती है वो कैसे दी जाती है, मासलेस। और मासलेस स्ट्रिंग और पुलिस पर यही कहानी बनती है जो मैंने आपको बता दी। तो आपको ऐसे जो क्वेश्चंस है इस तरह सॉल्व करने होते हैं। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।